2000 रुपये लेबर कुछ तो करेंगे। 15.5 अब यहाँ पर notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter, value in respect of supply specified below shall at the option of the supplier be determined in the manner provided hereinafter. 15.5 कहता है कि भाई ये जो नीचे दी गई चीजें है ना, इनके लिए रूल गवर्नमेंट बना रही है और गवर्नमेंट कहती है भले ऊपर जो लिखा हो अनुच्छेद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हम बताएंगे कैसे निकालें। ठीक है, तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द अर्लियर चैप्टर्स, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको छोड़ दो, जो आगे की चीज़ आने वाली है ना उसके लिए मैं बताऊंगी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। पॉइंट समझ में आया? तो उसमें से पहला है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग मैनर, कि अगर मनी एक्सचेंज हो रहा है, जब मनी एक्सचेंज होता है, अंडरस्टैंड मनी एक्सचेंज होता है तो कैसे होता है कि यूजुअली जो बंदा आपको मनी दे रहा है वो कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज करता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई पैसों की नहीं बोल रहे हैं, वो कमीशन को बोल रहे हैं जो वो कमीशन उसने चार्ज करी हमसे। ठीक है, उस तरीके उस सप्लाई की उसने कमीशन चार्ज करी ना। पॉइंट समझ में आया? सॉरी, अगर तुम्हारा आरबीआई ने कोई रेट दे रखा है विच इज राइट नाउ 60 रुपीज, ठीक है, 60 का डॉलर इस वक्त है चल रहा है। अब अगर तुम्हारा एक मनी चेंजर होगा, ठीक है, वो तुम्हें यही डॉलर 61 पर देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे पास डॉलर बच गए तो तुम ये मनी चेंजर को वापस लौटाओगे, राइट? जब तुम इसको वापस लौटाओगे, मान लो ये बंदा 60 पे या तो 59 पर खरीदता है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये मनी चेंजिंग के टाइम पर एक ही सामान का प्राइस खरीदते टाइम और बेचते टाइम अलग अलग है, राइट? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। हम अगर यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमें 60, 59, 60 कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि उसने कमाया कितना। अगर उसको वहाँ से 60 का आया और तुमको उसने 61 में दिया तो उसके लिए ये 1 रुपी यानी कि 61 माइनस 60 वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी गई। पॉइंट समझ में आया? सिमिलरली अगर तुमने उसको बेचा, ठीक है, और उसने कम में खरीदा, इवेंचुअली 59 में खरीदा, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई अगेन 61 माइनस 59 मानी गई। ये पॉइंट समझ में आया? क्यों? ठीक है, ये आरबीआई वाला नहीं है, ये नॉर्मल जो पब्लिक को बेचता है वो माइनस 59 यानी कि 2, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी गई। ये 59 जो है वो मतलब हम जैसे किसी ने दिया उसको। हाँ, ये 59 उसने परचेज किया है और 61 में उसने सेल किया है, ठीक है, आरबीआई से उसको 60 में मिला। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरीके से यहाँ तक क्लैरिटी है पक्का सबको? बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये तुम्हारा पेपर में नहीं आ रहा है पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आगे उसने अब नेक्स्ट क्या बोला? मेथड 1, दो तरीके हैं निकालने के। पहला, फॉर अ करेंसी वेयर एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज वेयर आरबीआई रेफरेंस इज अवेलेबल, मतलब बाहर की किसी करेंसी से तुम इंडिया की कन्वर्जन करवा रहे हो या इंडिया से बाहर का कन्वर्जन करवा रहे हो और आरबीआई का रेट अवेलेबल है, तो कैसे निकलेगा सप्लाई? वैल्यू सप्लाई कैसे निकलेगा? इसके बाद पन्ना को सब लटना है, अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगला डब्बा भी तो पढ़ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी इक्वल टू डिफरेंस, अच्छा यही तो मैंने किया अभी। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी इक्वल टू डिफरेंस इन द बाइंग रेट और सेलिंग रेट एज द केस में भी बिल्कुल as the case may be, and the reserve bank to fit your reference rates for that currency at the time multiplied by the total units of currency. Total units of currency मतलब कितनी currency तुमने ली? हाँ, ऐसा समझ? ये देखो समझ में आया? वैल्यू ऑफ सप्लाई एक आया समझ में आया? कैसे आया वो समझ में आया? आरबीआई से आपने 60 में लिया, हमको आपने वही करेंसी 61 में दी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द डिफरेंस बिटवीन रेट आरबीआई and the rate at which it supplied me into the number of units मतलब कितना डॉलर, राइट? तो अगर मैंने तेरे से $1000 लिए हैं तो तूने इवेंचुअली कमाया कितना है? 1000 रुपये कमाया ना पर डॉलर तूने कमाया, राइट? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पर आओ, इलस्ट्रेशन बेटर क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। देखो यूएस
डॉलर तुम्हारे 1000 हैं आर सोल्ड बाय कस्टमर एट द रेट ऑफ ₹45 पर यूएस डॉलर, आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर इज 45.50 फॉर दैट डे, ठीक है। हाँ जी 500 आएगा, 500 कैसे आएगा? इसमें सेल थोड़ी करा है कहीं, सेल का तो है ही नहीं इसमें। अरे कस्टमर के इसमें वापस पूछे तो इसमें ये यहाँ पर ये हुआ है ना, अच्छा तो उसने जो कमीशन चार्ज करी, अच्छा ठीक है, आपने बेच दिया और आरबीआई रेट 61 दे रखा कमीशन है। 0.5 चार्ज करी है तो 500। हाँ, तो जब आपने बेचा आपने वो इस अमाउंट पर बेचा, सी अंडरस्टैंड। आरबीआई का रेट दे रखा है 45.50, उस बंदे ने जब तुमसे खरीदा उसने सिर्फ 45 पर खरीदा, मतलब आधा वाला उसने ₹0.5 उसने हर डॉलर पर चार्ज किया, तो वही कितने डॉलर थे? 1000 का इंटू 0.50 तुम्हारा 500 रुपया, तो 500 रुपया उसका वैल्यू सप्लाई आया। पॉइंट समझ में आया? बताओ अब जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? हो रहा है आराम से, जबरदस्ती की बात नहीं है, पक्की बात है। नेक्स्ट तुम्हारा अभी अगेन ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, क्या लिखा हुआ है? 70,000 इज चेंज इनटू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड द एक्सचेंज रेट ऑफर्ड इज 70, thereby giving GBP ये 1000, RBI reference rate 69, taxable value। हाँ तो 1000 इंटू 1000 मक्खी है कि क्या है यार? ये क्या हो रहा है? मेरा जंगल भी बनते जा रहा है घर। तो मक्खी है कहाँ? अरे बड़े वाली मक्खी है, उड़ा देना उसको, मार दो उसको कुछ। बोलेगी तो मुझे कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला पॉइंट चलो। प्रोवाइसो 2 क्या बोला है? Where the Reserve Bank of India reference rate for a currency is not available, ठीक है। अगर आरबीआई ने जो दिया है वो है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। मतलब क्या हुआ? तुम्हें 1000 रुपया कन्वर्ट करवा के जो भी पैसा मिल रहा है वो पैसा का 1% तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर आरबीआई रेट नहीं दिया होगा। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर वो 1000 पाउंड थे ना, ठीक है, 1000 पाउंड का 60 तुम्हारा मान लो रेट है, व्हाटएवर जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो इंडिया वाली अमाउंट में है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। कन्वर्ट किया, इंडियन रुपीस में निकाला, इंडियन रुपीस का जो भी होगा अमाउंट 1% वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। पॉइंट समझ में आया? अगर आरबीआई रेट नहीं है तो, क्योंकि आरबीआई रेट हर बार दुनिया में मौजूद है, ऐसा कई बार नहीं भी होता, क्योंकि आरबीआई हर एक कंट्री का रेट नहीं बताता रेफरेंस का, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बस इसमें भी कुछ नहीं, एग्जैक्टली कुछ नहीं करना, बस 1% निकालना। देखो करा हुआ है अगला इलस्ट्रेशन, तो भी समझ में आएगा। $1000 आर सोल्ड बाय अ कस्टमर एट अ रेट ऑफ 45 पर यूएस डॉलर एंड आरबीआई रेट इज नॉट अवेलेबल, तो फिर क्या करेंगे? 1000 इंटू 45 का 1% 50, आसान हो गया। नेक्स्ट प्रोवाइजो इसमें लेकिन क्या बोला है? केस वेयर नीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब क्या हुआ? हमने देखो फर्स्ट वाले पॉइंट में देखा था कि भाई बाहर से या तो इंडिया या तो इंडिया से बाहर, ऐसा ही फॉरेन टू फॉरेन करेंसी। हाँ, अगर हम इंडिया में बैठे हमारे पास यूके के डॉलर पाउंड्स हैं और हमें कनाडा के डॉलर्स पे करवाना है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको बोला जाएगा जो भी आपकी करेंसी आएगी लेसर अमाउंट वाली, हाँ उसका 1%। उसका, हाँ उसका किस तरीके से? यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन ही कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। तुम्हारे बोला है कि 5000 USD आर कन्वर्टेड टू 4000 यूरोज, राइट। 5000 USD से तुमको 4000 यूरो मिले। 5 USD का रेट क्या है? 54 और यूरो का रेट है 74, तो दोनों को कंपेयर करके दोनों से कम है इसका उसका 54 1%। करो, इसको 74 करो, आंसर निकालो। 5000 इंटू USD का 54 है ना, प्लीज चेक करो फटाफट से। हाँ 54 ही लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 2,70,000 और इसको इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख
ठीक है, बाहर की दोनों करेंसीज को मल्टीप्लाई करके इंडिया में डिनोट किया। यहाँ पर देखो समझ में आया। उसके बाद इसमें से कम वाली कौन सी है? इसका 1% हमारा वैल्यू है। हाँ, और क्या? यहाँ तक ठीक है? बताओ समझ में आया? अरे वो बड़ी लिखी नहीं होती वो है समझ नहीं लिखी हुई चलते हैं चलते बताओ। 5 अब मेथड 2 देखो, 2 मेथड्स दे रखे उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से। 2 मेथड्स दे रखे हैं। वन मेथड उन्होंने बोला आरबीआई रेट है या आरबीआई रेट नहीं है तो ऐसा कर लिया, नहीं है तो ऐसा कर लिया। अभी ये सब बना हमने देख लिया। सेकंड मेथड में हमने बोला हमें फर्क ही नहीं पड़ता आरबीआई रेट है या नहीं है, ये तरीका है करने का और इसी कर, और मोस्टली तो मैं क्वेश्चन इसी बेसिस पर आएगा सेकंड मेथड से। ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज द वैल्यू इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डीम्ड टू बी क्या? ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और वैल्यू ऑफ तुम्हारा कितना तुम करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो। अगर तुम अप टू 1 लाख रुपए की करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो तो तुम्हारा जबरदस्ती का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा उस तरीके से उन्होंने बताया 1%। अगर तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 और 1% विच एवर इज हायर। तो अगर 1 लाख तक का करवा रहे हो तो 250 या तो 1% ऑफ वो 1 लाख इसमें से जो भी आ जाएगा। कैसे? मान लो मैंने सिर्फ 600 USDs एक्सचेंज करवाए हैं, ठीक है, 600 करवाए। अब हम उस चीज़ को उस तरीके से देखते हैं क्योंकि आपको इंडिया में देखना है ना, तो हम आपको ये देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने 20,000 का अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 रुपीज़ मैंने एक्सचेंज करा, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? ये इसी हिसाब से करना है, या तो 1% ऑफ 20,000 या तो 250 से whichever is higher है कि lower है, तो whichever is higher, तो value of supply is 250। बस यही करना है, पॉइंट समझ में आया? 1 लाख तक यही करना है, ठीक है। अगर ये स्लैब बेसिस पे चलेंगे मैम। हाँ, अगर 1 लाख तक एक्सचेंज करवा रहे हो तो कितना अमाउंट आ रहा है? 1 लाख करवा रहे हो तो पूरे 1 लाख रुपीज एक्सचेंज कर रहे हो तो क्या अमाउंट आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई की? 1000 आएगी ना, या तो 250 या तो 1000 में से सारी तो 1000 आ जाएगी। अब नेक्स्ट राउंड ने बोला कि अगर आप 1 लाख से ऊपर करवा रहे हो या तो आप अप टू 10 लाख करवा रहे हो, तो उन्होंने बोला अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे आएगी? ये जो है ना 1000 ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जैसे हम स्लैब में करते हैं, ये 1000 आएगा प्लस बाकी का above 1 लाख, ठीक है, 0.5% ऑफ एक्सेस। और यहाँ पर दिया है कुछ चीज़ 600-700 कुछ दे रखा है नहीं, एक्सीडिंग 1 लाख लिखा हुआ है, 0.5% और एक्सीडिंग 1 लाख। ठीक, तो बस यहाँ पर ही आ जाएगा। और अगर 0.5% एक्सीडिंग 1 लाख, आपको 10 लाख हम गए तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी बन सकती है? अगर 1 लाख 10 लाख का, अगर मैंने 10 लाख एक्सचेंज करवाया तो 9 लाख का 0.5 यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख का कितना आता है? 4500 1100 आता है, और प्लस वैल्यू सप्लाई 5500। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? पक्का। अब तुमने अगर 10,000 के भी ऊपर 10 लाख से 10 लाख से भी ऊपर तुमने एक्सचेंज करवाया तो फिर ये जो 5500 है ये तो आएगा ही आएगा। फिर उसमें प्लस उन्होंने 2 चीज़ बोल रखे, 1% ऑफ एक्सेस 0.1 है, 1% एक्सेस और 60,000, ठीक है, इसमें से whichever is higher नहीं लोअर है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा तक जो भी अमाउंट हमारी आई आ सकती है। पॉइंट समझ में आ गया सबको? मतलब 1000 और 55 से पिछले वाले के हिसाब से दे रखे हैं इन्होंने, है ना? हाँ,
ये इसलिए मैंने इसलिए बार बार यहाँ पर लिखा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। अगला प्रोवाइडर मैंने क्या दे रखा है, आप अगर वो मनी चेंजर हो, आसान है, आप अगर एक मनी चेंजर हो तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को एक तरीके से गिन रहे होगे ना, या तो मेथड 1 या तो मेथड 2, राइट। तो आप है ना साल के स्टार्टिंग में चूज कर सकते हो कि मुझे मेरी वैल्यू सप्लाई मेथड 1 से निकालनी है या 2 से, हर साल चेंज कर सकते हो, साल के बीच में नहीं होगा। बस इतना सा पॉइंट समझ में आया। फटाफट से इलस्ट्रेशन देख लो। इसके बाद कौन सी करनी? 42, 3, 4 अभी करनी है। होमवर्क करना है। बताओ 38 हो रहा है, किसका किसका हो गया? ये मेथड 2 के हिसाब से निकालना है ना। हाँ जी, पहले वाले का आंसर 750 रुपये। 250 होगा बस। नहीं 775 रुपये कह रहा हूँ, 75 रुपये 250। अच्छा मुझे 1 लाख का बाकी एग्जाम। तुम्हारे हो जाएंगे। मुझे 2,22,000 का बताओ। 1000 प्लस 0.5 है ना। कौन सी सब्जी? हाँ, कौन सी सब्जी? 1 22 आया 1610। 1220। और मुझे 610 प्लस नीचे 1610 है मैम। कितना आया? 22 लाख, 2 लाख 10,000। 1610 उसमें ज़्यादा के प्लस नहीं होगी। हाँ, तो 1610 वो तो सिर्फ आधा परसेंट है ना मुझे, तो आधा परसेंट तो खाली 610 आता है, और 1000 प्लस किया 1610। और ये वाला करके बताओ एक 51 लाख का। 2,22,000 का 10% 1110 नहीं आता? भी एक्सीडिंग 1 लाख देखना है ना भाई। तो वो करना ना, स्लैब निकालना है, जैसे टैक्स निकालते हैं। अच्छा, जो एक्सीडिंग है समझ में वो हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले कौन सा आंसर है? 96 आ रहा मैम। 51 लाख का। 29,745 किसका ऑप्शन मिलता है? 9600। 9600। ऊपर का 5500 या तो 19.5 लाख 2.1% उस हिसाब से निकालिए। 7450। हाँ, एक और एक लास्ट वाला बता दो खाली। लास्ट वाला 1 करोड़ 10 लाख, मतलब 12 करोड़ है ना। 120 करोड़ है नहीं, 100,000 करोड़ है। हुआ 11 करोड़ 90 लाख। Whichever is lower था ना। 11 करोड़ 90 नहीं लाख। नहीं 60,000 ही आएगा। 60,000 आएगा मैम। 60,000 ही आएगा। 60,000 ही दिया लास्ट ईयर। 60,000 है ना ये जो पर ट्रांजैक्शन। 5500 है ना, वो भी 60,000 के अंडर इंक्लूडेड है। ठीक है, यही तेरी अमाउंट है। ये और तो ये ना ऐसे कर ले इसको। अरे यार, ये प्लस ये और 60,000 बस ऐसे कर लो। Whichever is good, बस। हो गया?
क्वेश्चन 42, 43, 44 होमवर्क है, रिलीज कर लिया ना अभी पूरा तुम्हारे आपके पेज नंबर 8.31 में 42 है और अगला 43